नमस्कार आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल आर के एस अकेडमिक जोन के सेगमेंट शिक्षा बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चैप्टर या सब्जेक्ट डील कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, और इसका जो पहला चैप्टर है यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी है तो इसे हम 2 से 3 पार्ट या 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ताकि आप देखते देखते इसे बोर ना हो। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस, क्योंकि लगातार अभी आपके पास ये वीडियोज़ आते रहेंगे। अगले बोर्ड्स आने से पहले तक आपको एकदम तैयार हो जाना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने हर रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया को भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जो इसका इकोनॉमिक जो सेक्टर था, जो इसका मॉनेटरी जो ग्रोथ था, अगर हम देखने जाते हैं कोई एक दिन की डेवलपमेंट या एक दिन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी जो पूरे जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो काफ़ी गहरा है। अगर हम देखें 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली, तो करीबन आज़ादी जो है हमारे देश में 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद मिली, अंग्रेज़ी शासन के बाद मिली, क्योंकि 200 वर्ष तक हम गुलाम थे। उसके पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भारत के पास अपने रिसोर्स, उसके पास अपने बहुत सारे ऐसे रिसोर्स थे जिसके चलते उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इस अंग्रेज़ी शासन के चलते उसने सोने की चिड़िया का यानी हमारे देश के रिसोर्सेज का भरपूर शोषण किया, यानी गलत इस्तेमाल किया, जिसके चलते हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही मंद, हमारी जो विकास की गति है वो बहुत ही धीमी होती चली गई। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। जब आज़ादी मिली भारत को, उस समय भारत को हर रूप से यानी हर सेक्टर से, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, उनका पुनरुत्थान करना यानी वापस से उसको डेवलप करना एक बहुत ही बड़ा चुनौती था हमारे देश के सामने। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए हम लोग अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे डील किया गया। सबसे पहले जिसके बारे में हम जानेंगे वह अर्थव्यवस्था का परिचय, कि अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश, कॉलोनी बनाकर रखा था। यानी अंग्रेजी जो शासन यहाँ पे जो हो रहे थे वो यहाँ पे क्या करते, भारत को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना ही एक उपनिवेश यानी अपनी एक इसलिए इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, भारत को अपनी एक कॉलोनी, अपनी एक ब्रिटिश की एक कॉलोनी जैसा बना कर रख दिया था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। फूट डालो और शासन करो यानी डिवाइड एंड रूल, यानी दो लोगों के बीच में मतभेद तैयार करो, उनमें फूट डालो और फिर दोनों को ही एक दूसरे से लड़ा दो और ब्रिटिश उस बीच में अपना काम कर लेते। भारत को अपना दास बनाकर रखा। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन, अगर हम देखने जाए कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो भारत शुरुआत से कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसमें उद्योग, व्यापार, यातायात यानी अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग सेक्टर्स को अगर हम देखें तो सब में भारत की जो अगर हम स्थिति देखी तो वो देखी जाए तो वो बहुत ही अच्छी थी अगर दूसरे देशों की तुलना में देखी जाए तो। लेकिन ये जो 200 वर्षों का जो शोषण हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसमें ये पूरी हालत जो है जर्जर हो गई।
प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात की पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अगर हम आय की स्थिरता यानी अभी जो इकोनॉमिक जो बैलेंस है उसको देखें, या जो कृषि जो जनसंख्या है जिस पे हम डिपेंडेंट है, ह्यूमन जो पॉपुलेशन जो फार्मिंग पर डिपेंडेंट है उस पर देखें, या मैनमेड यानी हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के बिजनेस को देखें, अगर ये सारे हम चीज़ों को देखें, इसमें जो भी लगभग हम देखें कि जो भी नाश हुआ है ये सब इस तरह से स्पष्ट कर देता है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किस तरह से किया और किस हिसाब से किया। यहाँ पे जो शब्द आ रहा है अर्थव्यवस्था, जो चैप्टर है, जो किताब है हमारी अर्थव्यवस्था, तो इसके ऊपर यानी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था इसके बारे में जानेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहान में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। अगर हम अपने डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में गौर से देखें तो हर लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए यानी अपने जीवन को चलाने के लिए अलग अलग कार्यों में लगे हुए, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ। अगर हम देखें किसान तो वो खेतों में है, खलिहानों में है। अगर हम देखें मजदूर तो वो घर कारखानों में काम कर रहा है। अगर शिक्षक देखें तो वो स्कूल कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। वकील देखें यानी कोई भी पेशा अगर हम चुने तो वो अपने जगह पे कार्य में काम में लगे रहते हैं। तो प्रश्न है क्यों लगे रहते हैं, क्या कारण है कि उनकी आजीविका के अर्जन के लिए उन्हें अलग अलग क्रियाओं में लगना पड़ता है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। यानी हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। सबसे पहले अर्थ यानी जो फंड, जो इकोनॉमिक्स, जो पैसा है, अब उसको क्या आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम कहते हैं काम क्यों करना पड़ता है या ये अर्थव्यवस्था कहाँ से उत्पन्न होती है। ऐसा कोई भी है, उद्देश्य क्या होता है पैसा कमाने का, क्योंकि हम अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूरी कर सके, या जो भी डिमांड है चाहे वो खाना हो, रहना हो, कपड़ा हो, ये सब कहाँ से आएगा, धन से आएगा। तो धन कहाँ से आएगा, अगर आप इन सारी क्रियाओं में अलग अलग रूपों से अपने हिसाब से लगे रहें तो ये कार्य जनरेट होते रहेगा। ये धर्म, ये जो आर्थिक जो क्रिया है इनसे आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, किसे कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। वह है हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त होती है, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। तो अब आते अर्थव्यवस्था क्या है। ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत ये विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, बैंकिंग, किसी भी तरह का, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोई किसी भी तरह की आर्थिक क्रिया जिसमें संपादित की जाती है उसे हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का एक ढांचा है। ये सारी आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों के रोजगार को। अब मान लीजिए कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो उसने भी अपने बिजनेस में एम्प्लॉय चाहिए, तो उसने भी एम्प्लॉय किया लोगों को, उसने भी काम पे रखा। तो वो अगर किसी वस्तु एवं सेवाओं का भी संपादन कर रही है तो दूसरी ओर लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तो ये अर्थव्यवस्था है। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। इसमें जो दो प्रमुख कार्य है, अगर हम अर्थव्यवस्था का जिक्र करें कि वो अर्थव्यवस्था क्या है, क्या करती है, तो दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। सबसे प्रथम लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, यानी जो भी लोगों की आवश्यकता है और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अलग अलग वस्तुएं का उत्पादन करना, या लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, या तो लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करती है जिससे लोग काम में जुड़ सके। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। हम देखेंगे कुछ जो अर्थशास्त्री है उन्होंने अर्थशास्त्र को किस तरह परिभाषित किया है।
सबसे पहले आर्थर लुईस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसका आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी आर्थर लुईस के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें राष्ट्र के संपूर्ण पूरा नेशन के व्यवहार, यानी नेशन किस तरह के काम में जुड़ा हुआ है और उस काम को करने के आधार पर, यानी उस व्यवहार से आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी वो काम क्यों करता है, अपनी मानवीय आवश्यकता, यानी जो मैनमेड जो नीड है, जो नेसेसिटीज़ है, जो ज़रूरतें हैं, उनकी संतुष्टि के लिए जो भी वो काम करता है एक राष्ट्र का संपूर्ण लोग जिस हिसाब से काम करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपने पास उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार, ब्राउन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यानी इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। यानी अर्थव्यवस्था क्या है, अपनी जीवन जीने की एक प्रणाली है कि हम कैसे, जिस हिसाब से हम कमाएंगे उस हिसाब से हम जिएंगे, हमारा लाइवलीहुड वैसा ही होगा। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रियाओं, ये जो आर्थिक क्रिया है जिससे हमें अर्थ मिलता है यानी धन मिलता है, ऐसी क्रियाओं का एक संगठन है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, आप किसान हो, आप शिक्षक हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप पुलिस हो, आप पेशे से कुछ भी हो, आप जो भी अर्थ कमा रहे हैं, जो भी धन कमा रहे हैं, उसके अंतर्गत आपका बस एक ही मूल होता है कि आप उससे अपनी आजीविका चला सकते हैं कि नहीं। तो अर्थशास्त्र वही बताता है, अर्थव्यवस्था उसी की बखान करता है। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी अर्थव्यवस्था क्या है, तो समाज में जितने भी आर्थिक क्रिया हैं उनका एक योग है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे अर्थव्यवस्था अगर हम देश की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर हम बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ निकालें तो बिहार वासियों यानी बिहार में रहने वाले संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं, चाहे बिहार में लोग किसी भी तरह के पेशे में जुड़े हो, उनके अध्ययन से है, जिसके आधार पर वे यानी बिहारवासी अपने मानवीय आवश्यकता यानी अपने नीड्स, अपने ह्यूमन नेसेसिटीज़ को, अपने नीड्स की संतुष्टि के लिए अपने सारे संसाधनों का प्रयोग करें। यानी जितने भी रिसोर्स हमारे पास उपलब्ध है उनके प्रयोग से वो अपनी आवश्यकताओं यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करें, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। अभी हमने देखा जब हम अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं तो उसमें अलग अलग क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र से इसका विभाजन है। अलग अलग क्षेत्र में हम कह सकते हैं किसी भी तरह का क्रिया वो अर्थव्यवस्था में आ जाता है जिससे हमें अर्थ का लाभ हो। इन क्रियाओं को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जाता है। ये जितने भी क्रिया है इन क्रियाओं को 3 तरह से बांटा जाता है। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो आज के लिए बस हम इतना रखेंगे। अगले क्लास में हम इसके आगे तक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अब तक आपको सब समझ में आया। अगर ये वीडियो आप अंत तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।